नमस्कार, सबकी खबर में आपका स्वागत है। हम मध्य प्रदेश और देश भर में चर्चित कॉलम सुनी सुनाई जो अग्निवाण के संपादक हैं श्री रविंद्र जैन जी उसको लिखते हैं प्रत्येक मंगलवार को, और वो जो लिखते हैं वो हमारे दर्शक संकेतों में सुनते हैं। और ये कार्यक्रम हम इसलिए लेके आते हैं आपके सामने कि विस्तार से आपको पता चल सके कि रविंद्र जी ने जो लिखा है वह उसका मंतव्य क्या है, उसके अंदर की खबर क्या है। बहुत बहुत रविंद्र जी आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहली खबर अपने दर्शकों को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं। आपने लिखा है कि एक कारोबारी है, शराब कारोबारी है, तो एक नेताजी पर बहुत भारी पड़ रहा है, और ये क्या पूरा मामला है? बहुत बहुत धन्यवाद शिशिर जी। ये बुंदेलखंड का मामला है। बुंदेलखंड में एक बहुत ही प्रभावशाली मंत्री हैं जो अपने क्षेत्र में काफी प्रभाव रखते हैं। एक शराब कारोबारी है, उस क्षेत्र का काफी प्रभावी व्यक्ति भी है। उस व्यक्ति के यहाँ इस मंत्री ने छापा पड़वा दिया जीएसटी का उनकी फैक्ट्री पर। जैसे ही कारोबारी को ये पता चला कि मेरे यहाँ जो छापा पड़वाया है वो मंत्री जी ने छापा पड़वाया है, तो उस कारोबारी ने सीधा मंत्री को फोन किया और कहा कि इस जो छापा आपने पड़वाया है उसका हिसाब मैं विधानसभा चुनाव में पूरा ब्याज सही चुकता करूंगा। यानी अप्रत्यक्ष रूप से कारोबारी ने मंत्री को धमकी दी कि अगले चुनाव में मैं आपको हरा के दिखाऊंगा। खबर ये आ रही है शिशिर जी कि वो मंत्री जी जिनका अपने क्षेत्र में सिक्का चलता है वो इस कारोबारी की धमकी से कहीं ना कहीं परेशानी में आ गए, और उन्होंने लगातार उस कारोबारी को फोन लगाया, लेकिन कारोबारी ने उनका ना फोन उठाया बल्कि फोन स्विच ऑफ कर लिया। इसके बाद में मंत्री जी ने अपने सोर्स से पता लगाया कि वो व्यक्ति कहाँ है, और उसका जो भी फार्म हाउस या बंगला है वहां पर वो मंत्री जी खुद गए और उन्होंने उस कारोबारी से दोस्ती का हाथ बढ़ाया, उनके साथ बैठे और जितने भी गलत फहमियां या जो उनके बीच में गिले शिकवे थे वो दूर किए। तो खबर लिखने का मतलब यही है मेरा कि कहीं ना कहीं कितना भी प्रभावशाली मंत्री हो, चुनाव के समय हर व्यक्ति को डर लगता है ऐसा ना हो कि हमारी किसी की गलती के कारण से हम चुनाव हार जाएं। तो मंत्री जी ने बड़ी समझदारी का काम किया। मैं तो यही कहूंगा कि उन्होंने चुनाव के पहले किसी प्रभावी व्यक्ति को, अपने क्षेत्र के प्रभावी व्यक्ति को नाराज नहीं किया। हाँ, ये बता दूं कि ये जो कारोबारी है वो शराब कारोबारी है, बीड़ी का उद्योगपति है, और इसकी फैक्ट्री मंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र में एक डिस्टिलरी है शराब की। इतना मैं संकेतों में बता रहा हूँ। ये बुंदेलखंड का मामला है, बाकी हमारे पाठक से पता लगा लेंगे। बिल्कुल, पाठकों को चूंकि विस्तार से जानकारी के साथ साथ एक और हम आपको बात बताना चाहते हैं। पिछले कॉलम में रविंद्र जी ने जो लिखा था एक आईएएस के बारे में, और उसके बाद सरकार की निगाह में वो गया, मामला गया, संज्ञान हुआ, और अब हमारे दर्शकों को जानकारी के लिए बता दें कि उस कॉलम के बाद एक सप्ताह के अंदर सरकार ने उस अधिकारी को फिर से काम दे दिया है और वो अब फाइलों में व्यस्त हो गई है। यह है असर सुनी सुनाई का। अगली खबर फिर दो आईएएस से जुड़ी हुई है, और इस पर भी आपने कॉलम में लिखा है दो आईएएस अधिकारियों के खिलाफ लोकायुक्त में मामला जा रहा है। देखिए, बहुत गंभीर मामला है ये। नेशनल हेल्थ मिशन को वहां सिंगरौली में किसी डिप्टी मैनेजर की आवश्यकता थी, उन्होंने संविदा का पद निकाला, लेकिन कहीं ना कहीं जो राजनीतिक लोग हैं वो अपने लोगों को भर्ती कराते हैं फर्जी दस्तावेजों के आधार पर। वहां अर्पिता चौहान नामक महिला की वहां नियुक्ति हुई फर्जी दस्तावेजों के आधार पर। इसकी शिकायत हुई, इसकी पूरी जांच हुई, यह तय हो गया कि इस महिला ने गलत दस्तावेज लगाए हैं, लेकिन उसको नहीं हटा पाए। उनका ट्रांसफर पहले सतना किया गया, फिर रीवा किया गया। रीवा में इसी महिला के ऊपर 77 लाख रुपए के घोटाले के आरोप लगे, जांच हुई, सिद्ध हो गए कि आरोप सही है। इसके बाद भी उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। कलेक्टर ने उनको बचाने की कोशिश की। रीवा में जो तत्कालीन कलेक्टर थे मनोज पुष्प, उन्होंने बचाने की कोशिश की। उसके बाद में जब ये आरोप बढ़ते गए और शिकायतें बढ़ती गई, तो यहाँ जो नेशनल हेल्थ मिशन की जो डायरेक्टर हैं प्रियंका दास, उन्होंने उनका ट्रांसफर रीवा से उमरिया कर दिया। हम जानते हैं संविदा पर रखे हुए व्यक्ति का 3 साल तक तबादला नहीं होता, लेकिन ये इतनी प्रभावी महिला थी कि सिंगरौली में इनकी नियुक्ति के 3 महीने बाद सतना कर दिया गया। सतना में विवाद हुआ तो वो रीवा आ गई, और रीवा में यह तय हो गया कि इनके फर्जी दस्तावेज हैं, इनके ऊपर 77 लाख के भ्रष्टाचार के आरोप प्रूफ हो चुके हैं। इसके बाद कलेक्टर उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं, और भोपाल में बैठी हुई नेशनल जो हेल्थ मिशन की डायरेक्टर हैं प्रियंका दास, उनका तबादला उमरिया कर देती हैं। तो निश्चित तौर पे ये जो 2 आईएएस हैं, कलेक्टर रीवा और नेशनल हेल्थ मिशन के डायरेक्टर प्रियंका दास सहित अर्पिता सिंह चौहान के खिलाफ लोकायुक्त में एक पूरे दस्तावेजों के साथ शिकायत हुई है, और निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि इसमें बड़ी कार्रवाई होने की संभावना है। इसीलिए मैंने अपने कॉलम में इसको लिया है। बिल्कुल, ये चूंकि हमारा कोशिश
जनता को न्याय दिलाना है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना भी है, और ये रविंद्र जी करते हैं लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ और जनता की आवाज बनते हैं। अगली खबर की तरफ, एक राजनीतिक खबर है रविंद्र जी, आपने अपने कॉलम में, क्योंकि आने वाला समय मध्य प्रदेश में चुनाव का है और चुनाव के पहले कांग्रेस का एक टिकट तय हो गया है, ये क्या संकेत है पूरा? देखिए, कमलनाथ जी ने इंदौर में विधानसभा क्रमांक 2 में चिंटू चौकसे को कांग्रेस का प्रत्याशी लगभग घोषित कर दिया है। कमलनाथ जी ने स्वयं चिंटू चौकसे को, ये हमारी खबर है, हमने आज बड़ी जिम्मेदारी से और बड़ी बेबाकी से जानकारी को पूरी जनता के सामने रखा है कि चिंटू चौकसे को स्वयं कमलनाथ जी ने फोन करके बोला है कि आप क्रमांक 2 से चुनाव की तैयारी करिए। निश्चित तौर पे चिंटू चौकसे वहाँ नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष है। पिछले नगर निगम चुनाव में उन्होंने जितने लोगों को पार्षद के टिकट दिलाई, अधिकांश लोगों को जिताने की जिम्मेदारी ली और जिताकर भी लाए। कमलनाथ जी कहीं ना कहीं उनसे इंप्रेस है और ये मानते हैं कि जो लंबे समय से क्रमांक 2 हार रही है कांग्रेस, विधानसभा क्रमांक 2 इंदौर लगातार हार रही है, उन्हें कमलनाथ जी को उम्मीद है कि इस बार बहुत अच्छी टक्कर, वहां जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं जिन्हें लोग दादा दयालु के नाम से जानते हैं और उनका नाम है रमेश मेंदोला, बहुत लोकप्रिय विधायक है भारतीय जनता पार्टी के, एकदम ये माना जाता है कि उन्हें हराना मुश्किल है। कमलनाथ जी ने उनके सामने अब चिंटू चौकसे को खड़ा कर दिया है। चुनाव बहुत रोचक होगा, देखते हैं हार जीत किसकी होती है, लेकिन इंदौर क्रमांक 2 में इस बार का विधानसभा चुनाव पूरी तरह से रोचक होने की संभावना है। बिल्कुल, ये परिणाम क्या होगा, लेकिन कांग्रेस मैदान में पहले से उतर चुकी है। हम अगली खबर, हमने अभी दर्शकों आपको बताया था कि सुनी सुनाई कालम का, रविंद्र जी के इस कालम का कितना असर होता है। एक निराश, हताश और एक आईएएस अधिकारी, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी का एक बंद कमरे में हताश बैठी हुई, और उस खबर को रविंद्र जी सामने लेके आए, और जब खबर छपी उसके बाद क्या असर हुआ, ये रविंद्र जी की जुबानी हम सुनते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में 2011 बैच की आईएएस अधिकारी है नेहा मारविया, उनसे कुछ सीनियर अधिकारियों से उनके मतभेद और टकराव की खबरें हमने सुनती रहे थे, लेकिन आप आश्चर्य करेंगे शिशिर जी, पिछले 9 महीने से इस महिला को डिप्टी सेक्रेटरी राजस्व तो बनाया था, लेकिन एक भी फाइल उनके पास नहीं गई। पता नहीं किस तरह का बदला उनसे लिया जा रहा था। सुबह 10:30 बजे ये ऑफिस आती थी। आईएएस, सीधी भर्ती की आईएएस है, बड़ी योग्य है, अनुभवी है, ईमानदार है, और शाम को 5:30 बजे घर जाती थी। इनके पास एक भी फाइल नहीं आती थी। लेकिन हमने जब अपने कॉलम में इस बात को बताया, लिखा कि आखिर नेहा मारविया का दोष क्या है, क्या केवल कुछ सीनियर अधिकारी नाराज हो जाए तो क्या एक जूनियर अधिकारी को इतनी बड़ी सजा देंगे कि पिछले 6 साल से अपने लूप लाइन रखा है, पिछले 9 महीने से एक फाइल उनके पास नहीं गई है। लेकिन जब सुनी सुनाई कॉलम में हमने ये बात को लिखा, उसके बाद में सरकार का शायद ध्यान गया। मैं आभार व्यक्त करता हूँ मुख्यमंत्री जी का और मुख्य सचिव का, जिन्होंने इस चीज को गंभीरता से लिया, और राजस्व विभाग की 2 प्रमुख शाखाओं का जिम्मा अब नेहा मारविया को मिल गया है। वे अपने काम में व्यस्त हैं। हम यही कहेंगे कि जूनियर अधिकारियों से गलती हो सकती है, सीनियर अधिकारियों को उन्हें प्रशिक्षण देना चाहिए बजाय टकराव के। आईएएस अधिकारी यदि टकराव करेंगे तो ये किसी के नहीं, प्रदेश के भी हित में नहीं है। मैं इतना ही कहूंगा कि आईएएस अधिकारी जो नए हैं उन्हें प्रशिक्षण दीजिए, उन्हें आगे बढ़ाइए और उनसे बदले की भावना मत रखिए। बिल्कुल, आप हमारे दर्शकों को चूंकि ये मैसेज मिल जाता है कि हम चाहते क्या है, सुनी सुनाई का मकसद क्या है, न्याय करना, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना और आम जनता की आवाज बनना। हम अगली खबर, और यह रोचक खबर है कि आने वाले समय में चुनाव है और चुनाव के पहले माननीय विधायकों के पुत्रों की जेल यात्रा, क्या है पूरा मामला रवि जी? देखिए, अभी पिछले सप्ताह 2 विधायकों के बेटे जेल गए। एक जो सिंगरौली के विधायक है रामलल्लू बैस, उनके बेटे विवेक बैस, उन्होंने 8-9 पहले गोली चलाई थी वन कर्मियों पर, उन्होंने फायरिंग की थी, उन्होंने मारपीट की थी, और 8 महीने से वो लगातार अपने घर में थे। पुलिस की हिम्मत नहीं पड़ी गिरफ्तार करने की। लेकिन अब जो चुनाव आ गए हैं, चुनाव में पिता का पूरा मैनेजमेंट संभालना है, तो बड़े प्लानिंग तरीके से विवेक को पुलिस में हाजिर कराया गया। उसके बाद में वहां जिला अस्पताल के एयर कंडीशन रूप में इलाज के नाम से भर्ती रखा गया, और उसके बाद जब तक हाईकोर्ट की जमानत नहीं हो गई तब तक उनको जेल के सीटों के बीच में भेजे, एक भी दिन के लिए नहीं भेजा गया, और वो जमानत पर रिहा होकर फिर से वो आ गए हैं नेतागिरी अपने पिता की मदद के लिए। और दूसरा मामला नरसिंहपुर का है। यहाँ पर जो विधायक हैं जालिम सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के, उनके बेटे हैं मोनू, वो भी पिछले 3-4 साल से लगातार एक प्रकरण में फरार मान सकते हैं आप। लेकिन 8-9 लोगों के साथ अभी उनको पुलिस ने अरेस्ट किया, कोर्ट में पेश किया। फिलहाल वो
नरसिंहपुर जेल में है, सेंट्रल जेल में है, और हमें जो सूचना मिली है 20 तारीख को हाईकोर्ट उसकी जमानत पे सुनवाई करेगी। तो हमें लगता है कि विधायक के बेटे कितना भी अपराध करें, वे अपनी मर्जी से पुलिस के सामने गिरफ्तार होते हैं, अपनी मर्जी से वो जेल या अस्पताल जाते हैं, और अपनी मर्जी से जमानत होने के बाद फिर से नेतागिरी में आ जाते हैं। मध्य प्रदेश में ऐसा लगता है कि सत्तारूढ़ विधायकों के लिए अलग कानून है और विरोधी विधायकों के लिए अलग कानून है। बिल्कुल, कानून सबके लिए अलग है, लेकिन समान अधिकार होना चाहिए। अगली खबर की तरफ हम बढ़ते हैं। सिपारसी लाल एक कॉलम आपने लिखा है, और ये सिपारसी लाल वकील जो है, ये क्या, इसमें बहुत चर्चा का विषय है कि ऐसे वकील, सिपारसी लाल वकील कैसे होते हैं? देखिए, ये मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य है जब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में बैठे हुए जस्टिस स्वयं कहें कि यहाँ जो सरकारी वकील तैनात किए गए वो अक्षम है, उनके योग्यता नहीं है, उनमें उनको जानकारी नहीं है केस की। और ये हुआ इस सप्ताह ग्वालियर हाई कोर्ट में जस्टिस दीपक अग्रवाल साहब ने डाइस से ये टिप्पणी की, और आप विश्वास करेंगे शिशिर जी, वहां 5 अतिरिक्त महाधिवक्ता हैं, 5 उप महाधिवक्ता हैं, 28 सरकारी वकील हैं और 2 उप सरकारी वकील हैं, और इन वकीलों को 2.25 लाख रुपए से लेके 1 लाख रुपए तक महीने मिलता है। लेकिन ये लोग, ऐसा लगता है कि जितनी नियुक्तियां वहां वकीलों की हुई हैं वो किसी ना किसी सिफारिश के आधार पर हुई है, और इन सिफारसी लालों के कारण से वह हाईकोर्ट का काम प्रभावित हो रहा है। हाईकोर्ट कोई जानकारी चाहता है तो सरकारी वकील को जानकारी नहीं है, केस के बारे में कुछ पूछताछ करो तो केस की स्टडी नहीं है उनको। तो जब खुद हाईकोर्ट जज डाइस पर बैठकर ये कहें कि मध्य प्रदेश के विधि सेक्रेटरी को कहिए कि इस चीज को सुधारें, इसको गंभीरता से लें, ये जो अयोग्य और अक्षम वकीलों को तैनात किया गया है हाईकोर्टों में, इसको सुधारने के लिए जब डाइस से बोल रहे हैं जस्टिस, तो निश्चित तौर पर यह मध्य प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश विधि विभाग के लिए शर्मनाक बात है। इनको सोचना चाहिए कि हमने इन सिफारसी लालों से मुक्ति पाए, और योग्य और सक्षम जो वकील हैं, जिनके पास अनुभव है, जिनके पास में डिग्रियां हैं, जिनके पास में मतलब एक बहुत बड़ा एक कानून की जानकारी है, उनको लगाना चाहिए ताकि मध्य प्रदेश सरकार का पक्ष ढंग से रखा जा सके। बिल्कुल रविंद्र जी, हम दर्शकों को अगले कॉलम की तरफ ले चले। वो क्योंकि इसके पहले भी आपने, हम ही ने सबसे पहले सबकी खबर में इस खबर को बहुत आगे बढ़ाया था, और ये लाट साहब नाराज हो गए हैं, और लाट साहब की नाराजगी की वजह क्या है रविंद्र जी? देखिए, ये भी बड़ा मध्य प्रदेश के लिए बड़ी चौंकाने वाली बात है कि 16 अप्रैल को ग्वालियर में अंबेडकर महाकुंभ होने वाला था, और ये सरकारी दस्तावेजों में, नोटशीटों में, कागजों में, आदेशों में साफ लिखा है कि इस महाकुंभ में मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल मंगू भाई पटेल को पहुंचना था। लेकिन इसी बीच में रायता फैल गया। रायता यह फैल गया कि मध्य प्रदेश के परिवहन आयुक्त ने एक पत्र लिख दिया मध्य प्रदेश सरकार को कि आपने राज्यपाल के लिए 8 जिलों से 2500 बसों में 1 लाख लोगों को लाने का जो आदेश दिया है, उसके लिए 6.18 करोड़ रुपए हमें चाहिए, और 6 करोड़ 18 लाख रुपए में से 80% यानी 4 करोड़ 94 लाख रुपए एडवांस चाहिए। यह पत्र वायरल हो गया। यह वायरल हुआ तो एक संदेश गया कि महामहिम राज्यपाल को सुनने तो कोई आएगा नहीं, उनको सुनने के लिए लोगों को ढूंढ के लाना पड़ रहा है। तो उनको लाने के लिए जब 6 करोड़ खर्च हो रहे हैं तो उनके खाने पे कितना होगा, उनको गिफ्ट देने पे कितना होगा, उनके पानी व्यवस्था, उनके खाने पीने की व्यवस्था पे क्या होगा, उनके जो आयोजन स्थल है वहां पे टेंट, तंबू, माइक, प्रचार प्रसार पे लोग 15 करोड़ रुपए एक सभा में क्यों खर्च किए जा रहे हैं। जब ये सारी बातें सोशल मीडिया पे चलना शुरू हुई तो कहीं ना कहीं महामहिम को इस बात को अच्छा नहीं लगा, और मुझे लगता है कि यही कारण है कि महामहिम ने बड़ा स्पष्ट कह दिया कि वे इस महाकुंभ में नहीं जाएंगे। और हमने देखा 16 तारीख को इस महाकुंभ में मुख्यमंत्री जी थे, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी थे, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी थे, लेकिन महामहिम जी वहां दूर दूर तक नजर नहीं आए। तो खबर ये आ रही है, राजभवन की ऊंची ऊंची दीवारों से निकल के जो हवा आ रही है वो ये कह रही है कि कहीं ना कहीं महामहिम इस समय इस पत्र के वायरल होने से नाराज जरूर है। ये चूंकि दर्शकों इस तरह की महत्वपूर्ण खबरें पढ़ने के पीछे की खबरों के लिए हम श्री रविंद्र जैन जी जो अग्निबाण के संपादक हैं उनसे आग्रह करते हैं कि इसका वीडियो एडिशन आप तक पहुंचे। खबर चूंकि इस कॉलम में छोटी होती है, विस्तार से जानने के लिए हम ये आपको सुविधा उपलब्ध कराते हैं। हमारा एक और आग्रह है आपसे, यदि आप चाहते हैं कि इसको हम और लोगों तक पहुंचाएं तो इसको लाइक और शेयर जरूर करते रहें। एक और आग्रह है,
हमारी खबरें कैसी लगती हैं आपको। अगर खबर अच्छी लगती है तो उस पर हमें कमेंट्स कर सकते हैं आपका कमेंट्स बॉक्स में जाके हमें जरूर आप बता सकते हैं कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा। और इस खबर को हमेशा प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने से हमें आपका सहयोग मिलेगा और खुशी होगी। बने रहिए सबकी खबर पर। रविंद्र जी, आपका बहुत